यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। यहाँ पर लेखक कृतिकार यानी कि रचनाकार जो लेखक होते हैं उनके स्वभाव और आत्मानुशासन की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि लिखने में एक लेखक के स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ ऐसे लेखक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख नहीं पाते हैं। कहने का मतलब है कि उनको लिखने की चाह तो होती है और लेखनी कला में वे माहिर भी होते हैं, लिखते भी हैं, पर जब तक उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं पड़े तब तक वे लिख नहीं पाते हैं, लिखते नहीं हैं। तो इससे उनके भीतर की जो व्यवस्था है वह स्पष्ट होती है। तो यह कुछ वैसा ही है। यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि ठीक ये इसी तरह का कार्य है जैसे कि कोई व्यक्ति प्रातःकाल अपनी नींद खुल जाने पे स्वतः ही उठ जाता है और कोई लोग जो हैं वह बिछौने पर तब तक रहते हैं जब तक कि घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ से उसका संबंध बना रहे। इस तरह से जो रचनाकार होते हैं, कृतिकार होते हैं, वह बाहर के दबाव के प्रति पूरी तरह से जैसे कि एकदम उस पर समर्पित नहीं हो जाते हैं, उसी के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और उस दबाव को जो है वह एक अपने सहायता के यंत्र के रूप में काम में लाते हैं जिससे कि भौतिक यथार्थ के साथ उनका संबंध बना रहे, भौतिक वास्तविकताओं के साथ उनका जो है संबंध बना रहे। तो यहाँ पर लेखक जो हैं अज्ञेय जी, वो कृतिकार के, रचनाकार के, लेखकों के स्वभाव और अनुशासन की बात कर रहे हैं और यही चीज़ उन्होंने बताया है कि कुछ लोग तो स्वतः लिखते हैं और कुछ लोग जो है वह बिना बाहरी दबाव के नहीं लिखते हैं। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। लेखक अपनी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वह भी लेखक हैं, लिखते हैं, लेकिन उनको इस बाहरी दबाव के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई बाहरी दबाव उन पर आता है लिखने के लिए तो इससे उनके लेखनी में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, अलार्म बज भी जाए तो कोई हानि नहीं मानता। अब जो इन्होंने ऊपर उदाहरण दिया है अलार्म बजने की, घड़ी के अलार्म के बजने की, तो यहाँ पर वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जो उठने वाली तुलना इन्होंने की है तो ये सवेरे उठ जाते हैं अपने आप ही, पर अगर घड़ी का अलार्म भी अगर उस समय पे बज जाए तो इससे भी इन्हें कोई बाधा नहीं होती है और ना ही इसको ये कोई हानि मानते हैं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसका बखान करना बहुत ही कठिन है और वह होती भी है या नहीं भी होती है। जो भीतरी व्यवस्था है लिखने की, यह बताना शायद उतना मुश्किल नहीं है, कम कठिन है, या फिर इसका उदाहरण दिया जा सकता है और उदाहरण देना ही अधिक उपयोगी होगा। तो लेखक इस उदाहरण के रूप में एक अपनी कविता की चर्चा करते हैं जिससे कि इनकी बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो ये बता रहे हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। लेखक जो हैं वह विज्ञान यानी कि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं और इनकी जो है प्रॉपर जो शिक्षा है, प्रॉपर जो एजुकेशन है, ये इन्होंने उसी विषय में प्राप्त की हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ये विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं और इनकी पूरी शिक्षा जो है, नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। तो इन्होंने पढ़ा कि अणु क्या होता है और कैसे रेडियम धर्मी
तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे हैं जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। यानी कि अणु का भेदन जो है यह कैसे संभव हुआ, इस बारे में इनको जानकारी हुई। और इसके पश्चात रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, जो रेडियम धर्मी तत्व होते हैं तो उनके भेदन के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब बातों का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो इनको था, इनको लेखक को इन सारी बातों का जो पुस्तक से ज्ञान होता है और जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है, इन सारी बातों की जानकारी इनको थी। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परिवर्तित प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। तो अणु का भेदन कैसे संभव हुआ, ये क्या कुछ होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं रेडियम धर्मी तत्वों के, इन सब के बारे में तो ये पुस्तक में पढ़ चुके थे और सैद्धांतिक रूप से इसका ज्ञान भी इनको प्राप्त था। लेकिन जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, इस घटना के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको जानकारी नहीं मालूम हो कि जापान पे हिरोशिमा बम गिरा था और उसका क्या प्रभाव हुआ था, जो आज तक भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ के लोग उसको किसी न किसी रूप में झेल रहे हैं। तो जब लेखक को यह पता चला कि हिरोशिमा में अणु बम गिरा है और उसके समाचार इन्होंने पढ़े, तब जा कर के उसके परिवर्तित जो प्रभाव था उसका भी विवरण इन्होंने पढ़ा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। अब ऊपर जो इन्होंने अध्ययन किया था, तो जब ये अणु बम गिरने की बात समाचार पत्रों में इन्होंने पढ़ा हिरोशिमा पे, तो उसका जो क्या दुष्प्रभाव हुआ इसका प्रमाण भी इनके सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। यहाँ लेखक यह बता रहे हैं कि जब इसके इस तरह के समाचार इन्होंने पढ़े, इनको जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह से हिरोशिमा पे अणु बम गिराया गया है और उसके दुष्प्रमाण इस तरह से सामने आए हैं और ऐसी घटना घटी है, तो इनको जो इनके अंदर जो बुद्धि का विद्रोह था, मतलब कि जो इनको इन सब चीज़ों के बारे में जो ये पढ़ चुके थे और उसका साक्षात प्रमाण जब इन्होंने पढ़ा और देखा और जाना, तब इनका जो है इनके अंदर एक विद्रोह की भावना भी उपजी और इस तरह के विज्ञान के दुष्प्रभाव के बारे में इनको जानकर बहुत ही क्रोध आया और इन्होंने कई लेखनी में इस बात की चर्चा भी की और इस विषय पर लिखा भी। बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। यानी कि जो कुछ लोग पढ़ते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो साक्षात्कार के रूप में उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव सामने आते हैं, तो ये दोनों में अंतर होता है और इसकी तर्क संगति भी अपनी अलग अलग स्तरों पर होती है। लोग इसके तर्क भी अपने अलग अलग स्तरों पर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ का अध्ययन करना और साक्षात कोई चीज़ों को, किसी चीज़ को देखना, जानना, उसका प्रमाण देखना, तो दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर लेखक यही चीज़ बता रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने पढ़ा था और जो कुछ इन्होंने भविष्य में देखा और जाना, तो इनका जो ज्ञान था वह विद्रोह का रूप ले लिया था और इन्होंने इस बात को, विज्ञान के इस दुष्प्रभाव को, दुरुपयोग को के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। तो एक तरह से विज्ञान के दुष्प्रभाव को, दुरुपयोग का इन्होंने विद्रोह भी किया था अपनी लेखनी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और इसकी अपनी जो तर्क करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। कविता जो है इन्होंने इसलिए इस विषय में नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे। युद्ध के समय इन्होंने देखा था कि भारत के पूर्वी सीमा पर सैनिक जो थे उस समय के, वह ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक देते थे और हजारों मछलियां जो हैं वह मर जाती थी, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी।
उन्हें अपने लिए थोड़ी सी आवश्यकता होती थी, पर वो अपने आवश्यकता से अधिक जो है वह जीव की हत्या कर देते थे। बम ही फेंक देते थे ब्रह्मपुत्र नदी में, और बहुत सारी उनकी आवश्यकता जैसे 2-4 की रही होगी या 10 की रही होगी, तो हज़ारों हज़ारों मछलियाँ मर जाती थी। तो ये भी विज्ञान का एक तरह से दुरुपयोग ही है। जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। अब ये जो युद्ध के समय की बात है, लेखक को जब देखने के लिए इस तरह की बातें मिलती थी, तो ये भीतर तक जो है व्यथित हो जाते थे कि थोड़े से आवश्यकता के लिए क्यों इतना बड़ा जीव हत्या कर देते हैं लोग, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे इनको बहुत व्यथा पीड़ा महसूस होती थी। और दूसरा तो ये हुआ कि जब अणुबम के बारे में इन्होंने दुरुपयोग के बारे में देखा, जाना, पढ़ा, तो इनकी जो है अंदर की व्यथा वो और भी ज़्यादा जागृत हो गई। बहुत भीतर से ये व्यथित हो गए थे कि जीव का इतना बड़ा नाश जो है, या अनुभव कर सकते थे कि जीव हत्या इतनी बड़ी हुई है। तो इस तरह की घटना इनको पीड़ा देती थी। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। लेखक को जापान जाने का अवसर मिला, और उस समय तब जापान जब ये गए तो हिरोशिमा भी गए, और वहाँ ये उस अस्पताल की भी इन्होंने यात्रा की। उस अस्पताल को भी देखा, अस्पताल में भी गए जहाँ पर इस घटना से आहत लोग जो हैं वह वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव से जो है वह अनुभूति जो है गहरी चीज़ है। एक नज़रों से देख करके उस चीज़ को अनुभव करना, और एक उस चीज़ को अपने अंदर सोचना, समझना, एक अनुभूति महसूस करना, एक अनुभूति जो उत्पन्न होती है, तो दोनों बहुत गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए, लेखकों के लिए। मतलब लेखक जो एक बाहरी तौर पर देखते हैं उसका अनुभव, और जो ये एक उस अनुभव से जो इनके अंदर अनुभूति उत्पन्न होती है, जो सोचने की क्षमता उत्पन्न होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, और जो इनको पीड़ा देती है या फिर सुख देती है, तो दोनों ही गहरी चीज़ है। और यह कृतिकार के लिए तो बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक रचनाकार के लिए, किसी चीज़ को देखकर, समझकर अनुभव करना, और दूसरा उस अनुभव को अपने अंदर संजोना और फिर उसकी परीक्षण करना, उस पर सोचना समझना, दोनों चीज़ें कृतिकार के लिए ज़रूरी हैं, और दोनों गहरी चीज़ें हैं। अनुभव तो घटित का होता है, और अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। यही बात यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि अनुभव तो जो घटना घटित होती है उसका होता है, पर अनुभूति जो होती है वह संवेदना और कल्पना, यानी कि उस अनुभव के बारे में जो सोच उत्पन्न होती है, उसको उस संवेदना और कल्पना के सहारे उस सच्चाई को आत्मसात कर लेती है, अपने अंदर बिठा लेती है, जो सच में उस लेखक के साथ घटित नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ लेखक किसी घटना को देखकर अनुभव करते हैं, तो वो घटना हालांकि उनके साथ नहीं भी हुई रहती है, फिर भी उस घटना को वो अपने अंदर बिठा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। उनके अंदर एक संवेदना और कल्पना उत्पन्न होती है उस अनुभव के वजह से, जो उनके आत्मा के अंदर बैठ जाती है, और उसको वह आत्मसात कर लेते हैं। हालांकि वह चीज़ उनके साथ नहीं भी घटित होती है, फिर भी जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। जो आँखों के सामने नहीं आया और जो घटित के अनुभव में नहीं आया, मतलब जो
आँख के सामने नहीं भी है और इन्होंने उस चीज़ को अनुभव नहीं भी किया है, हालांकि वह घटना घटी है और उसको इन्होंने जानकर अनुभव किया है जो इनके साथ नहीं भी हुआ है, तो वह जो जानना होता है उस चीज़ को जब वह जानते हैं तो वही बातें इनके मन में बैठ जाती हैं, इनकी आत्मा के सामने एक प्रकाश के रूप में आ जाता है और तब इनकी जो अनुभूति है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। तो जब ये हिरोशिमा गए और सब कुछ अपनी आंखों से देखा, वहाँ के हालात देखे, तब इन्होंने फिलहाल कुछ नहीं लिखा इस बारे में, क्योंकि ये इसी अनुभूति की इनको कसर थी, इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। एक दिन ये सड़क पर घूम रहे थे वहीं हिरोशिमा में, तो इन्होंने देखा कि एक पत्थर है जो बिल्कुल जला हुआ है और उस पर एक उजली छाया छप सी गई है। तो उस चीज़ को देखा इन्होंने, फिर अपने अंदर जो है वह अनुभव किया और उस अनुभव से जो अनुभूति उत्पन्न हुई उसको यहाँ पर इन्होंने उसकी व्याख्या की है कि उस पत्थर को देख करके, उस पर छपी हुई लंबी छाया को देख करके इन्होंने सोचा कि विस्फोट के समय वहाँ पर कोई खड़ा रहा होगा और अचानक से विस्फोट हुआ और जो रेडियम धर्मी पदार्थ थे उनकी किरणों में वह इंसान उड़ गया भाप बनकर, मतलब वह उसके साथ साथ खत्म हो गया और उसकी एक तरह से छाया उस पर छप गई है और उस पत्थर को झुलसा भी दिया। तो यह समूची जो घटना थी, ट्रेजेडी थी, वह पत्थर पर लिख दी गई, यानी कि वह पत्थर पर अंकित हो गई। यहाँ नीचे इन्होंने इसका चित्रण भी किया है, चित्र भी दिया है, कैसे कोई खड़ा रहा होगा इस तरह से और विस्फोट के समय वहाँ पर, और वह व्यक्ति कण-कण में बिखर गया होगा और उसकी वही छाया जो है वह पत्थर पर अंकित हो गई, झुलसी हुई पत्थर पर। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और मैं डूब गया। उस छाया को जब इन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि कोई एक थप्पड़ इनको पड़ गया हो। और अवाक इतिहास यानी कि जो बीत चुकी है बात, ये तो बीती हुई बात ही थी लेखक के लिए। अवाक इतिहास जो इनके भीतर एक जैसे कि प्रकाश के रूप में प्रकट हो गया और उसमें वो ये कहीं खो से गए, यानी कि इतिहास की वह घटना इनकी आंखों के सामने पूरी तरह से एकदम ज्वलंत हो उठी, जैसे कि इनको ऐसा लगा जैसे कि इनके आंखों के सामने वह चीज़ हो रहा है। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस क्षण में जो कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो ये खुद उस विभत्स जो घटना घटी थी उसके ये प्रत्यक्षदर्शी बन गए। इनको ऐसा लगा कि वह सारी चीज़ें इनके साथ, खुद के साथ हो रही हैं या घटित हो गई हैं, और यह उस घटना के लेखक उस घटना के साक्षात प्रत्यक्षदर्शी बन गए। इनके आंखों के सामने इनको ऐसा लगा कि वह घटना जैसे इनके साथ, खुद के साथ घट गई हो, और यह उसके एक तरह से भुगता बन गए, मतलब उस घटना को भुगतने वाले हो गए। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यह जो प्रत्यक्ष इनके साथ प्रत्यक्ष दर्शना इन्होंने उस घटना का किया,
यानी कि जो इतिहास हो गया था उसका एक बस छाप देख करके इनके आंखों के सामने वह सारी घटना घट गई और ये इनको ऐसा लगा कि वह सारी घटना इनके खुद के साथ घटी है। तो इस अनुभूति से जो है वह विवशता जागी। क्या विवशता जागी? तो लिखने की विवशता, उस घटना पर लिखने की विवशता जागी। और भीतर की जो इनकी आकुलता थी, व्याकुलता बढ़ी, तो वह व्याकुलता आकुलता जो है वह बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर, यानी कि इनके ज्ञान के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। और फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। और जब संवेदना के क्षेत्र में इनकी जो व्याकुलता है बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, तो इन्होंने धीरे धीरे जो ये उसमें खो से गए थे उस घटना में, धीरे धीरे अपने आप को अलग कर सके और वर्तमान में वापस आ सके, वर्तमान में ये लौटे। और फिर वो जो व्याकुलता थी इनके अंदर की, इनको उसने प्रेरणा दी, जो भीतर की विवशता थी इनको उससे प्रेरणा मिली कि ये हिरोशिमा पर एक कविता लिखें। और जब जापान में थे तब नहीं लिखा इन्होंने, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर एक कविता लिख दी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कविता लिखी हिरोशिमा के ऊपर, वह कविता अच्छी है या बुरी है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके निकट वह सच है जो इनके अंदर उत्पन्न हुई थी और इस बारे में इनकी जो भीतर की विवशता है वह उत्पन्न हुई और इससे इन्होंने उस चीज़ को, उस घटना को हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। और यह इनके लिए बहुत महत्व की बात है। इनके लिए ये महत्व की बात नहीं है कि वह कविता अच्छी है या बुरी है। इन्होंने उस कविता के रूप में उस विज्ञान के दुरुपयोग से लेकर उसके दुष्प्रभाव से लेकर और सब कुछ उस कविता में इन्होंने लिख दिया। अपने मन की, जो इनके मन की व्यथा थी, इनके अंदर जो अनुभूति प्रसूत हुआ था ज्ञान, वह ज्ञान जो उत्पन्न हुआ था, यह इस बात से बहुत ही प्रभावित था और इन्होंने अपने मन की बात हिरोशिमा पर जो कविता लिखी उसमें लिखी है, अपने मन की व्यथा को लिखी है और यही इनके लिए बहुत ही महत्व की बात है। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी बात यहाँ रखी है और हिरोशिमा पर जो कविता लिखी है वह आगे है। सन 1959 में प्रकाशित अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह में संकलित अज्ञेय की हिरोशिमा कविता यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कविता में लेखक ने, अज्ञेय जी ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, अपने मन की व्यथा को किस तरह से शब्दों में पिरोया है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। लेखक यहाँ पर उस विभत्स घटना को, जो हिरोशिमा पर बम अणुबम गिराया गया था, उसको लिख रहे हैं, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं, उस घटना के बारे में लिख रहे हैं कि एक दिन ऐसा सूरज निकला जो क्षितिज पर नहीं, जो आसमान में नहीं, नगर के चौक पर, मतलब इतना तेज प्रकाश हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे नगर के चौक पर सूरज निकल गया है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, और उस प्रकाश से धूप तो हुआ, धूप तो बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, आप आसमान से नहीं बरसी, मिट्टी से, फटी हुई मिट्टी से, यानी कि इतना तेज प्रकाश हुआ और इतने धूल उड़े। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। छाया जो थी मानव जन की वह दिशाहीन सी इधर उधर हो गई, यानी कि मानव की बस छाया ही रह गई, सारे मानव इधर उधर छत बिछत जैसे कनकन में बिखर गए।
सब ओर पड़ी, मानव कण-कण में बिखरे हुए थे, सारे ओर पड़े थे और सब ओर पड़ी। ये जो सूरज की सा प्रकाश था सारे ओर, वह पूरब में कोई सूरज नहीं उगा था, वह बीचों बीच नगर के सहसा अचानक से बरस पड़ा था। जो वह प्रकाश था सूरज के जैसा, वह अचानक से नगर के बीचों बीच बरस पड़ा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अड़े टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के रथ का पहिया जो है काल सूर्य के, यानी कि सूर्य, वह जो सूर्य रूपी काल था, वह प्रकाश रूपी काल था जो सूर्य के समान लग रहा था, उसका पहिया जैसे कि टूट करके दसों दिशाओं में बिखर सी गई हो और नगर के बीचों बीच वह काल के रूप में बरस पड़ा हो। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। कुछ क्षण का जो है उदय अस्त, यानी कि जो विस्फोट हो रहे थे, कुछ क्षण के लिए एक प्रज्वलित क्षण था केवल उस समय, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ लग रहा था कि बस तेज रोशनी और धूल कण जैसे बिखर रहे हों, विस्फोट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। मतलब ये सूर्य का जो उदय अस्त होना है, यह उस बम के विस्फोट के बारे में लेखक बता रहे हैं कि ऐसा विस्फोट हो रहा था, जैसे लग रहा था कि सूर्य उदय अस्त हो रहा है तुरंत तुरंत, मतलब क्षण क्षण। और उस दोपहरी में ऐसा लग रहा था कि वह विस्फोट जैसे सारा कुछ सोख रही है। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। और उस दोपहरी में जब वह विस्फोट सब कुछ सोख लेने के लिए आतुर था, तो बस मानव जन की जो है वह सिर्फ छाया ही छाया रह गई थी चारों तरफ, लंबी हो होकर। यानी कि ऐसा विस्फोट था कि मानव का शरीर ही कण कण नहीं बिखरा, छाया भी जो है वह खिंची खिंची हो गई, खिंच सी गई थी। मानव सारे भाप हो गए और बस झुलसे हुए पत्थरों पर मानवों की चित्कार की छाया ही बस रह गई, उजड़ी सड़कों की गज पर। सड़कों पर, वह उजड़ी हुई सड़कों पर, गज गज पर, उजड़ी हुई सड़कों की गज गज पर, मतलब थोड़े थोड़े दूर में बस मानव की जो है वह जैसी तैसी लंबी चौड़ी खिंची हुई छाया ही रह गई, झुलसे हुए पत्थरों पर छप सी गई। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का ही रचा हुआ सूरज, यानी कि उस अणुबम को मानव ने ही बनाया था और मानव का रचा हुआ वह सूरज ही था एक तरह से, जो मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, खा गया। मानव को ही कण कण में बिखेर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह जो पत्थर पर मानव की जली हुई छाया छप गई है, यह मानव की यही साखी है। मानव को भाप बनाकर मानव का रचा हुआ सूरज ही सोख गया और जो पत्थर पर जली हुई छाया रह गई वह मानव की साखी है, यानी कि मानव की साक्षी है कि मानव ने ही उस जो एक तरह से मानव का यह भयंकर जो खोज था, जिसको मानव ने अपने हित के लिए बनाया था, वह उसी का कैसे अनहित कर गया, उसी को समाप्त कर दिया। यह जो घटना थी और जो पत्थर पर जली हुई छायाएं रह गई थी, वह मानव के आविष्कार की, या फिर इसको दुष्परिणाम कहिए, मानव के कार्य का दुष्परिणाम का, कि वह बस साक्षी है। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी ये कविता लिखी है, जो सारे मानव जाति को यह एक तरह से उपदेश मिला है कि मनुष्य जो अपने ज्ञान का उपयोग करके चीज़ों का आविष्कार करता है, तो अगर वह उसको अपने हित के लिए करे तो वह अच्छा फल देता है, और अगर अपने
अनहित के लिए करे, अपने आवेश में क्रोध में आकर बदले की भावना से करे तो वह सिर्फ और सिर्फ कहर ही लाता है, दुष्परिणाम ही देता है और सत्यानाश ही करता है। तो लेखक ने अपने मन की व्यथा को इस कविता में लिखा है। हिरोशिमा पर अणुबम के गिरने के बाद जो दुष्परिणाम आए थे और जो वह आज भी वहाँ के लोग भुगत ही रहे हैं एक तरह से, तो यह चीज़ जो है लेखक को अंदर तक मर्माहत कर गया और उनका जो मन था वह करुणा से भर गया और इसी दुष्परिणाम को इन्होंने हिरोशिमा नाम के इस कविता में लिखा है। तो यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।